हेलो दोस्तों, यह हमारी क्वेश्चन सीरीज की पहली क्लास है। इसमें हम वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम इन चैप्टरों से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपने अगर हमारी क्लासें देखी हैं तो इनका खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन का आंसर खुद निकालने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए आपके इन क्वेश्चनों में से जितने भी इस पर प्रश्न आए हैं उनमें से आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। जहाँ गलती होती है उनको फिर आपको देखना है कि कहाँ पर हमें गलती हुई है और हमें किस चैप्टर की और ज़्यादा यानी किस पर मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम से इन तीनों चैप्टरों से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि खुद आंसर करने की, और जितने आपके सही हों, स्कोर हो, वो कमेंट में ज़रूर डालें कि इतने में से इतने आए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर खालिस्तान वर्ण होते हैं। यानी हिंदी में जो हमारी हिंदी भाषा होती है उसमें उच्चारण के आधार पर, यानी जब जिनका हम उच्चारण करते हैं, जिनकी ध्वनि हम अपने मुंह से निकालते हैं, उसके आधार पर कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें होते हैं 44 वर्ण। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है कि हिंदी में उच्चारण का आधार पर कितने वर्ण होते हैं, खालिस्तान वर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 होते हैं। कितना होते हैं? 44 वर्ण होते हैं, जिनमें से हमारे 11 स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और 33 क्या होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 33 हमारे व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमारे 44 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है, हिंदी भाषा में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। वो तो उच्चारण के आधार पर थे, ये लेखन के, यानी हम लिखते कितने वर्णों को है, हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण लिखे हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 52। कितना? 52। इसका राइट आंसर 52 होगा। और जब उच्चारण की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 44 होते हैं। कितना होते हैं? 44। अब इन जो ये 52 होते हैं इनको हम कैसे कैसे बांटते हैं। हमारे स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। फिर हमारे जो व्यंजन होते हैं उनमें आते हैं सपर्श व्यंजन। क्या आते हैं? सपर्श व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 25। कैसे? मैं तक। ये स्वर हो गए, ये सपर्श व्यंजन हो गए। फिर हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये, वे, ले और वे, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये भी हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। शय, शय, से और है। इसके अलावा हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये भी हमारे 4 होते हैं। श, त्रे, जे और श्र। ठीक है,
इनके अलावा हमारे दो हमारे अयोगवा होते हैं। कौन से होते हैं? अयोगवा। ये होते हैं दो, अन और आ। इनके अलावा हमारे दो उत्क्षिप्त होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये कितने होते हैं? दो। ये कौन से होते हैं? अड़े और ढे। अड़े और ढे। तो ऐसे हम इनको बांटते हैं। यहाँ पे 11 और 25 36 हो गए, 4 40 44 और 4 48 48 और 2 50 और 2 52। इस तरह हमारे ये पूरे वर्ण होते हैं, जो यानी हम भाषा में लेखन का आधार पर देखते हैं। ये हमारे 52 होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, मौखिक भाषा का मूल आधार क्या है? मौखिक भाषा का, मौखिक यानी जो मुंह से निकलती है। लिखित भाषा वो होती है जिसे हम लिखते हैं, मौखिक वो जो हम बोलते हैं जो। तो मौखिक भाषा का मूल आधार क्या है? वर्ण है, ध्वनि है, शब्द है या फिर वाक्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि, बी होगा। क्या होगा? बी। ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वो मौखिक भाषा की थी, ये क्या है? लिखित भाषा की लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है या फिर वाक्य है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? वर्ण। क्या होगा? वर्ण। क्योंकि जो हमारी वर्णमाला होती है वो वर्णों से ही मिलकर बनती है और उसमें इनका लिखित रूप होता है। जो ध्वनि होती है उसका लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण को हम अक्षर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अक्षर। वर्ण बराबर अक्षर भी लिखा मिलता है। ठीक है, इनसे मिलकर फिर शब्दांश बनते हैं, उनसे फिर शब्द बनते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ का आधार पर पहले हमने देखा मौखिक आधार पर, फिर लिखित आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, वर्ण होता है, शब्द होता है या फिर वाक्य होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शब्द होगा। क्या होगा? शब्द। यानी जो शब्द होते हैं वो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द से जो भी छोटे जो शब्दांश होते हैं हमारे, उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। उससे छोटे हमारे वर्ण होते हैं, उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। तो अर्थ में सबसे पहले क्या आता है? शब्द आता है। यानी शब्द सबसे छोटी ऐसी इकाई है जिसका अपना अर्थ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखो यूपी पुलिस में आया हुआ 2018 में। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? सबसे पहले क्या लिखा है? मात्र, फिर मुर्दा, फिर क्रम, फिर मातृभूमि। तो यहाँ पे हमें बताना है कि रे व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं मात्र में, तो जो हमारे त्रय है, क्या है? त्रय। ये जो त्रय होता है, ये हमने जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो बताया था कि किस किस से मिलकर बनता है? त्रय और रे से। तो यहाँ पे भी रे हमारा मौजूद है। फिर हम देखते हैं मुर्दा में, यहाँ पे रे हमारा ये आधा, यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये रे आधा होता है। यहाँ पे क्रम में, ये के में जो रे छुपा हुआ है, के में रे, तो इसको जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें के आधा है और रे इसका पूरा है। जो रे का नीचे वाला रूप होता है जिसको हम पदेन रे बोलते हैं, यह हमेशा पूरा होता है और जिस वर्ण में ये लगा हुआ होता है वो आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी रे मौजूद है।
यहाँ पे हम देखते हैं ते में जो है ये रे नहीं है, ये री की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? री की। जो हमारा री होता है इसकी मात्रा क्या होती है? ये वाली। तो ये त्री यानी री की मात्रा है, इसके अलावा इसमें रे नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी, मातृभूमि। बाकी जो तीन हमारे शब्द हैं इनमें रे मौजूद है तीनों में। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है? उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, यानी ये चार शब्द है हमारे पास, इनमें हमें बताना है कि उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? अड़े और ढे, अड़े और ढे ये होते हैं, और ये। तो इनके बारे में पूछा है कि ये किसमें मौजूद है, यानी इनका प्रयोग, इनकी ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है। आर्ज में ये कहीं नहीं है तो ये नहीं होगा, खसरा में नहीं है ये भी नहीं होगा, पढ़ाई यहाँ पे देखो ये वाला ये मौजूद है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ाई में मौजूद है। डी में हमारा जफर है, इसमें भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ाई, क्योंकि इसमें अड़े मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व वो होते हैं जो व्यंजन एक आधा आता है, जैसे बच्चा में आधा चे और फिर चे आया है, तो जहां पे आधा और फिर पूरा आता है उनको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम सच्चा, यहाँ पर भी दो चे हैं, यहाँ कुत्ता में ते दो हैं, आधा ते है, ये आधा ते होता है और पूरा ते भी है। यहाँ पे देखो बग्गा में आधा गे है फिर पूरा गे है, लेकिन यहाँ पे वल्गा ये आधा ले तो है लेकिन इसके बाद गे है, अगर ले होता यहाँ पे तो ये क्या होता? द्वित्व व्यंजन होता। तो कहां पर किसमें प्रयोग नहीं है? इसमें नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वल्गा। क्या होगा? वल्गा। बाकी तीनों में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, आधा और पूरा। नेक्स्ट ये देखो सारे हमने प्रीवियस ईयर के उठाए हैं जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? क्या पूछा है? दंत्य वर्ण, यूपीएसएससी स्टेनोग्राफ 2019 उसमें आया हुआ है। तो इसमें दंत्य व्यंजन बताना है जिनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो हमारा एक होता है क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25, इनके वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान जो के वाला होता है इसका होता है कंठ, इसका तालु, इसका तालु, तालु से ऊपर क्या आता है? यहाँ पे मूर्धा, फिर दंत आता है और फिर होंठ या ओष्ठ। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा पे है, पे हमारा किस वर्ग का है? 5वें वर्ग का। पे वर्ग हमारा होंठ से बोला जाता है। पे वर्ग के जितने 5 ये वर्ण होते हैं, पे, फे, बे, भे, भे, में, ये हमारे होंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होगा। टे देखते हैं, टे हमारा यहाँ पे ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धन्य, तो ये भी नहीं होगा। है का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? से का उच्चारण स्थान दंते है। कहां से उच्चारण स्थान होता है? हमारे दंत से। अगला हम देखते हैं निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ये भी देखो 2019 में पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक क्या पूछा है? अनुनासिक यानी जिनका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से होता है जिनका उच्चारण, अनुनासिक। तो यहाँ पे हमने जब वर्णमाला पढ़ी तो हमने बताया था कि जो 5
वर्ग होते हैं, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, जो इनके लास्ट में जो पंचम अक्षर होते हैं, जो पांचवें वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे क वर्ग का अंगा हो गया, और च वर्ग का, ये क वर्ग का हो गया, और ये हो गया च वर्ग का, फिर हमारा ट वर्ग का, यह हमारा क वर्ग का हो गया, यह हमारा च वर्ग का हो गया। ट वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो होता है अण् होता है। फिर हमारा ट वर्ग आता है, ट वर्ग का न होता है। फिर हमारा प वर्ग आता है, प वर्ग का हमारा म होता है। तो ये जो पंचम अक्षर होते हैं ये वाले, इनको हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? ये अनुनासिक भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण हमारे नाक और मुंह दोनों से होता है। तो यहाँ पे अब इसमें क्या पूछा? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? प है? नहीं है। ब है? नहीं है। थ है? नहीं है। तो ये मैं है, क्योंकि मैं प वर्ग का पंचम अक्षर है। कौन सा है? पंचम अक्षर है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखते हैं सपर्श व्यंजन कंठीय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी वो सपर्श भी हो, कंठीय ध्वनि भी हो, अघोष हो और महाप्राण भी हो। तो ये सारे हमने अपने क्लास में पढ़ाए हुए हैं। जब वर्णमाला कराया, कौन से अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं, ये सारी चीजें हमने कराई हुई हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सपर्श व्यंजन होते हैं, कौन से होते हैं? सपर्श व्यंजन, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये हमारे सपर्श व्यंजन हो गए 25। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सपर्श व्यंजन हो, ये सारे ही सपर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हीं में से कोई होगा। फिर आगे देखो कंठीय ध्वनि। कंठीय ध्वनि, कंठीय ध्वनि, जब हमारी कंठीय ध्वनि की बात हुई है तो कंठ से बस इनका उच्चारण होता है क वर्ग का। कहां से होता है? कंठ से। कंठ से किसका होता है? क वर्ग का, क्योंकि च वर्ग फिर हमारा तालु से आ जाता है, ये मूर्धा से, दंत से, ये ओष्ठ से। तो ये हमारे सारे हट गए। यहां से हमें पता है कि इन्हीं में से कोई होगा, ऊपर वाला में से। ठीक है, फिर देखते हैं अघोष हो। कौन सा हो? अघोष। अघोष और सघोष हमने बताया था कि जो हमारा ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अघोष हमारे ये होते हैं, पहले और दूसरे क्या होते हैं? अघोष। ये अघोष वर्ण होते हैं। इनके अलावा महाप्राण भी हो। अल्पप्राण और महाप्राण जब हमने पढ़ाया था, तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? अल्पप्राण होते हैं जो हमारा अल्पप्राण में हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, ये कौन से होते हैं? अल्पप्राण। ठीक है, इनके अलावा जो हमारा दूसरा और चौथा बच गया, ये कौन से होते हैं? महाप्राण। महाप्राण। ठीक है, ये हमारे महाप्राण होते हैं। तो अब हमें बिल्कुल, अगर ये चीजें हमें पता है तो आंसर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है हमारा? क्या हमारा सपर्श व्यंजन भी है, कंठीय भी है,
अघोष है, अघोष भी है के, लेकिन महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण हमें बस इनमें से मिलेगा। महाप्राण या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इनमें से हमें देखना है कि हमारे इसमें कौन सा दिया हुआ है। ख है, इसमें है, और घ है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है अघोष भी हो। अघोष कौन सा है इनमें से? अघोष ये है। इनमें तीनों में अघोष कोई सा भी नहीं है, क्योंकि पहला और दूसरा है। तो हमारे ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये अघोष नहीं है। अघोष पहला और दूसरा होता है, और इसमें से भी हमें महाप्राण देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ख होगा। क्या होगा? ख। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये भी आया हुआ है, देखो 2018 का क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ाई हुई हैं। जिनको ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे, वो हमारी वर्णमाला की क्लास देखें, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन सपर्श संघर्षी है? सपर्श भी हो और संघर्षी भी हो, ठीक है, सपर्श संघर्षी। अच्छा, अब हम देखते हैं सपर्श हमारे ये सारे होते हैं के से लेकर मैं तक। के से लेकर मैं तक जो हमारे हैं 5 वर्ग होते हैं, इनमें ये सारे हमारे सपर्श व्यंजन तो होते हैं। लेकिन संघर्षी मैंने बताया था कि जो हमारा च वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है? च वर्ग होता है जो हमारा च, छ, ज और झ। इस पे च, छ, ज, झ, ठीक है, ये हमारा च वर्ग होता है। तो इसमें मैंने जो वर्णमाला पढ़ाया था तो बताया था ये जो हमारे शुरू के 4 होते हैं, ये हमारे संघर्षी भी होते हैं। कौन से होते हैं? संघर्षी भी होते हैं। सपर्श तो होते ही हैं, 25 सपर्श होते हैं सारे, लेकिन संघर्षी भी होते हैं 4। तो इन चारों में से कोई सा भी होगा। एक स है, नहीं है, र नहीं है नहीं है, ज इसमें से एक है, ज हमारा यहाँ, ठीक है। तो ये सपर्श भी है और संघर्षी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे देखो, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, अलंकार या फिर विशेषण। जो हमारे वचन होते हैं, वचन एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, वो किसके लिए प्रयोग होते हैं? क्या सर्वनाम के लिए होते हैं? नहीं होते। अलंकार के लिए नहीं होते। विशेषण के लिए नहीं होते। तो फिर संज्ञा के लिए होते हैं। यानी वचन, किसी नाम का ही तो वचन बताएंगे। जैसे कुत्ता का कुत्ते हो गया, लड़का का लड़के हो गया, है ना। बहुत सारे, जैसे एक से ज्यादा, जैसे घोड़ा घोड़े, है ना। चिड़िया चिड़िया, जैसे चिड़िया का चिड़िया बहुवचन बनता है। तो जो वचन होते हैं ये संज्ञा के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे नाम होते हैं उन्हीं के बारे में बताते हैं कि उनकी संख्या एक है, एक से अधिक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है। यहां पे हमें बताना संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है। ये पूछा हुआ है 2018 में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के ही हैं सारे। तो इसमें से हमने देखा हरा, पतला, सभा या फिर गहरा। जो हरा है, यानी जितने भी हमारे कलर होते हैं वो क्या होते हैं? वो विशेषण होते हैं। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा की विशेषता है। हरा पत्ता, पत्ते की विशेषता है, ठीक है। पतला, पतला व्यक्ति, पतला आदमी, यह भी विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है। यहां पे देखो गहरा, गहरा गड्ढा, गहरा कुआं, गहरा समुद्र, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी सर्वनाम का उदाहरण या विशेषण का, यानी किसी की विशेषता उदाहरण। जो हमारी सभा है, सभा, सभा हमारी एक संज्ञा है। सभा क्या है? संज्ञा है। और ये कौन सी संज्ञा है? ये है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है?
कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खालिस्तान से बना है। कालिमा क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञाएं होती हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, है ना, मिठास हो गया और कड़वाहट हो गई। ये सारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है, ये सारी किसके उदाहरण हैं? भाववाचक संज्ञा के। तो यहां पे हमने देखा काल, ये नहीं होगा। लालिमा, लालिमा लाल से बना है, लाल विशेषण होता है, लालिमा उससे संज्ञा बनी है, ये भी नहीं होगा। काला, ये कालापन है। कालापन क्या होता है हमारा? देखो, ये कालापन से भी नहीं बना है। कालिमा जो संज्ञा है ये किससे बना है? काला से। काला एक विशेषण है और इससे ये संज्ञा बनी है। जो हमारा कालापन होता है ना, कालापन, ये तो खुद ही एक संज्ञा है, कालापन विशेषण नहीं है। ठीक है, ये कालापन तो संज्ञा है, काला विशेषण है। काला से क्या बना है? कालिमा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे हम देखते हैं, यहां पे निम्नलिखित वाक्य में चंद्रगुप्त शब्द कौन सी संज्ञा है? चंद्रगुप्त शब्द है जो, वो बताना है हमें कौन सी संज्ञा है। वाक्य क्या है? वाक्य ये है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब अगर चंद्रगुप्त वैसे होता, किसी का नाम होता, एक के बारे में बताता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हमने संज्ञा पढ़ाई तो हमने बताया था कि बहुत सी बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो भी जातिवाचक का काम करती हैं। हमें वाक्य को देखना होता है किस तरह पूछा गया है। जैसे गांधी, गांधी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गांधी से हमें महात्मा गांधी याद आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कहा गांधी परिवार, तो गांधी परिवार में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे इंदिरा गांधी हो गया, राहुल गांधी हो गया। ठीक है, तो ये सारे फिर जातिवाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी चंद्रगुप्त मिलते हैं। ऐसे ही आज के जमाने में बहुत सारे रावण पैदा हो चुके हैं। अगर हमने रावण बोला होता तो एक की तरफ हमारा ध्यान जाता, किसकी तरफ? जो लंका वाला रावण था। ठीक है, लेकिन रावण पैदा हो गए, यानी एक जातिवाचक संज्ञा का काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी एक जाति का बोध करा रहे हैं, यानी रावण जैसे ऐसे बुरे आदमी, उसको ये संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, उसको ये दर्शाते हैं। अब देखो, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यहाँ पे कौन सी होगी? यहाँ पे जातिवाचक। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी संज्ञा नहीं है? समूहवाचक। देखते हैं, सभा, ये भी है, कक्षा, ये भी है, भीड़, ये भी है। ये सारे समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं, इसलिए ये तो आंसर नहीं होंगे। ठीक है, सभा हो गया, संसद हो गई, गुच्छा हो गया, परिवार हो गया, कक्षा हो गई, है ना, ये किसके उदाहरण है? सारे समूहवाचक संज्ञा के। अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सारे। तो यहाँ पे दौड़ है, जो है दौड़, दौड़ हमारी क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो। अब इसमें उसे सहारा दो, उसको सहारा दो, उनको सहारा दो या उस सहारा दो, ये तो होगा ही नहीं, इससे तो वाक्य ही नहीं बन रहा। ठीक है, उसे सहारा दो, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बताएंगे। उसको सहारा दो, ये भी नहीं है। उनको सहारा दो, ये राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, या फिर कोई सम्मान योग्य कोई व्यक्ति होते हैं, कोई आदरणीय कोई भी पर्सन होता है, हमसे जो बड़े हैं, हमसे जितने भी बड़े होते हैं, उनके लिए हम उनको, इनका, जैसे हम किसी का परिचय कराते हैं कि ये हमारे टीचर हैं, इनका नाम ये है, तो इसका नाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनका नाम। या कोई हमसे बड़े हैं तो उनको इनका कह के संबोधित करेंगे, ना कि इसका या इसको, उनको, इनको, यानी ये सम्मान के लिए बोला जाता है।
इससे सम्मान को दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी हम उनको इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि पिताजी हमसे बड़े हैं और वैसे भी सम्मान के योग्य होते हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो इसको इसमें क्या आएगा, उनको सहारा दो, उनको सहारा दो, ठीक है। ये भी पूछा हुआ 2016 में। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम हमने पढ़ा था, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद, जिनमें से एक भेद कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है, अपने आप, खुद, यानी ऐसे जो अपने लिए इस्तेमाल होते हैं वो सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे निज, ये भी होगा, ठीक है, हम, ये भी है, हम, देखो आप, अपने आप, ये भी होगा, खुद, स्वयं, खुद, अपने आप, निज, ये सब। हम नहीं होगा, हम नहीं होगा, किस में नहीं होगा, निजवाचक सर्वनाम में नहीं होगा। यह हम किसका उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का। मैं, हम, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनके भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तो, तुम आते हैं, अन्य पुरुष में वह, वे, ठीक है, ये सब आते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, देखो, यह मकान मेरे भाई का है। इस वाक्य में यह क्या है, यह बताना है हमें। यह जो यह लिखा हुआ है, ये क्या है इसमें, यह मकान मेरे भाई का है। संज्ञा है, नहीं, गलत होगा। अच्छा, विशेषण है, नहीं, विशेषण भी नहीं है। क्रिया विशेषण है, नहीं। क्रिया विशेषण वो होते हैं जैसे धीरे धीरे चलना, चलने की विशेषता बता रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सर्वनामिक विशेषण हो गए। इसको बहुत सारे सर्वनाम समझ लेंगे, लेकिन ये सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। हमने पहले भी बताया था, जो सर्वनाम को पढ़ाया था, कि बहुत से जो सर्वनाम होते हैं वो सर्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। कब करते हैं, जब वो संज्ञा से पहले इस्तेमाल होते हैं और उसी संज्ञा के बारे में बात करते हैं जिससे पहले वो इस्तेमाल हुए हैं। क्या हुआ है, जिससे पहले वो इस्तेमाल हुआ। जैसे मैंने लिखा, यह कलम इसकी है, इसकी है। फिर मैंने लिखा, यह इसकी कलम है, ठीक है। यह किसकी कलम है, तो यहाँ पे जो यह है, यह कलम, कलम संज्ञा है, और यह जो इससे पहले जो सर्वनाम आया है इसी के बारे में बता रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा, ये सर्वनाम नहीं होगा। यहाँ पे ये सर्वनाम है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे यह किसकी कलम है, तो यहाँ पे ये सर्वनाम है, ये सर्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि इससे बाद में जो ये संज्ञा नहीं है और इसकी ये विशेषता भी नहीं बता रहा। तो ये क्या है, ये सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनामिक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि यह मकान, मकान के बारे में बता रहा, मकान संज्ञा है, मकान से पहले सर्वनाम है, तो सर्वनाम संज्ञा से पहले होता है, उसी के बारे में बताता है, तो वहां पे वो सर्वनाम ना रह के क्या बन जाता है, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सॉरी, इनको हमें डिलीट करना होगा ताकि और आ जाए। अब हम देखते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, सर्वनाम विशेषण।
बी। यहाँ पे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। यहाँ पे हमें भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? चौड़ा भाववाचक संज्ञा है क्या? गहराई, ऊंचा और बूढ़ा। तो यहाँ पे जो हमने देखा है चौड़ा, ये भाववाचक संज्ञा है। चौड़ा हमारा विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। चौड़ा रास्ता, चौड़ी सड़क, तो ये सड़क की या रास्ते की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? ये संज्ञा है ही नहीं, ये क्या है? विशेषण है। गहराई, गहराई क्या है? देखो, सबसे पहले इसको देखो, ऊंचा दरख्त, ऊंचा पेड़, ऊंचा मकान, तो ये भी क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। इसके बाद ये बूढ़ा, जो बूढ़ा है, बूढ़ा व्यक्ति, ये भी क्या है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा, तो ये क्या होगा? विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारा क्या था? विशेषण था, विशेषण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो गहराई, अगर यहाँ गहरा होता, गहरा कुआं, गहरा तालाब, तो ये हमारा क्या होता? ये भी विशेषण होता, लेकिन ये है गहराई। तो गहराई हमारा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ये ऊंचा है, ये विशेषण है, ऊंचाई होता तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती। ये बूढ़ा है, ये विशेषण है, अगर यहाँ बुढ़ापा होता तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाता। यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ चौड़ाई होती तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाता। भाववाचक संज्ञा और विशेषण को पहचानने की एक आसान सी ट्रिक मैंने बताई थी। वो क्या है कि जो हमारा ये भाववाचक संज्ञा हो या फिर हमारा विशेषण हो, उसको हम संज्ञा शब्द से पहले लगा के देखते हैं। अगर वाक्य अच्छा लगे, बन जाए, तो वो विशेषण होता है। अगर वाक्य अटपटा लगे, क्योंकि दो संज्ञा एक साथ अटपटी लगेंगी, तो इसका मतलब है वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने व्यक्ति, एक संज्ञा होता है, व्यक्ति के सामने लगाया, एक बार हमने बूढ़ा लगाया, बूढ़ा व्यक्ति, वाक्य ठीक है। फिर बूढ़ा को हटाकर हमने लगाया व्यक्ति के सामने बुढ़ापा व्यक्ति, बुढ़ापा व्यक्ति थोड़ी होता है, तो वो इसका मतलब वो संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा से पहले संज्ञा नहीं आएगी, विशेषण आएगा, तो वाक्य ठीक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है? मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को सुधार लिया, तो यहाँ कारक है? नहीं है, क्योंकि कारक तो को है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, लिंग है? नहीं है। डी पे क्या है? वचन है? नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने आप को सुधार लिया ऐसा आता, इसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने मेरे को सुधार लिया है। तो इसमें क्या राइट आंसर इसका? बी है, सर्वनाम में इसमें अशुद्धि है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में डालें कि आपका इनमें से जो 20 क्वेश्चन हैं, इनमें से कितने करेक्ट हैं, कितने सही हैं और कितने गलत हैं। जहाँ जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो चैप्टर वाली वीडियो, क्योंकि इन तीनों की वीडियो डली हुई है यूट्यूब चैनल पर, तो उनको ज़रूर देखें और फिर देखें कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो उनसे जब वीडियो देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ बातें मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, लेकिन डिटेल से मैंने वीडियो में कराया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और इसके अलावा हमारे चैनल पर हरियाणा जीके की क्लासें डल रही हैं और मैथ की क्लासें डल रही हैं, बेसिक से एडवांस तक की क्लासें डल रही हैं, उनको देखिए। और जहाँ पे भी डाउट होता है वीडियो को बार बार देखिए और फिर हमें कमेंट में भी डालिए। कोई बात समझ नहीं आती है या फिर कोई दिक्कत महसूस होती है तो हम आपकी कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे और आपके आंसर का, जो आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।